नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के मार्च 2025 के एडिशन में आप दोस्तों पहला वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हमने करंट अफेयर का मंथली रिव्यू देखा था। यह दोस्तों दूसरा वीडियो है जिसमें हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के साथ। साथियों, इसमें सबसे पहला टॉपिक है कतर के अमीर की भारत यात्रा। कतर के अमीर कौन हैं? शेख तमीम बिन हमाद अल थानी। इन्होंने 2 दिन की भारत यात्रा की थी। कब? 17 से 18 फरवरी 2025 को। कतर के अमीर की यह भारत की दूसरी राजकीय यात्रा है। इससे पहले 2015 में भारत आए थे। इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की तथा नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बैठक की। दोनों देशों के बीच आपसी हितों के अलावा क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा हुई। दोनों देशों के मध्य समझौते भी हुए। कतर के अमीर की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी स्थापना समझौते सहित कई अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत व्यापार, ऊर्जा, निवेश, नवाचार, टेक्नोलॉजी, खाद्य सुरक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों के मध्य आय पर टैक्स और उनके प्रोटोकॉल के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए संशोधित समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के मध्य 5 एमओयू किए गए। वित्तीय और आर्थिक सहयोग पर, युवा और खेल के क्षेत्र में इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट कतर के बीच, भारतीय उद्योग परिसंघ और कतर व्यावसायिक संघ के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों ने 2030 तक व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कतर ने भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश करने की भी घोषणा की है। कतर में क्यूएनबी के बिक्री केंद्रों में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का संचालन किया जाएगा। कतर नेशनल बैंक द्वारा गिफ्ट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक में एक कार्यालय स्थापित किया जाएगा। कतर के अमीर की भारत यात्रा के अवसर पर भारत कतर संयुक्त व्यापार फोरम का आयोजन नई दिल्ली में 18 फरवरी 2025 को किया गया। तो दोस्तों, इसमें मुख्य मुख्य बातें क्या थी? कतर के अमीर 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए 17 से 18 फरवरी 2025 को। नाम क्या है कतर के अमीर का? शेख तमीम बिन हमाद अल थानी। 2030 तक व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य स्थापित किया। 10 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश कतर भारत में करेगा और यूपीआई का संचालन कतर में किया जाएगा। गिफ्ट सिटी गुजरात में कतर एक कार्यालय भी स्थापित करेगा। इसी के साथ भारत कतर संयुक्त व्यापार फोरम का आयोजन भी नई दिल्ली में 18 फरवरी 2025 को किया गया। अगले टॉपिक में देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर गए थे। प्रधानमंत्री मोदी चौथे वैश्विक नेता हैं जिन्होंने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका का दौरा किया। इससे पहले 3 अन्य राष्ट्रपति भी या वैश्विक नेता डोनाल्ड ट्रंप से मिल चुके थे, जिसमें इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, जापानी पीएम इशिबा शिगेरुतो और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात कर ली थी। अमेरिकी प्रवास के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहित कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार घाटा कम करने, एआई में सहयोग करने, सेमीकंडक्टर और ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा या सहमति घोषणाएं। यूएस इंडिया ट्रस्ट की घोषणा। दोनों नेताओं के मध्य वार्ता के दौरान यूएस इंडिया ट्रस्ट अर्थात रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संबंधों में परिवर्तन पहल की शुरुआत की घोषणा की। इसके तहत रक्षा, एआई, अर्धचालक, क्वांटम, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उभरती टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग का बढ़ावा दिया जाएगा। 21वीं सदी के लिए यूएस कॉम्पैक्ट इंडिया का शुभारंभ भी किया गया और साथ ही F-35 फाइटर जेट भी देने की पेशकश की।
इंडो पैसिफिक में उद्योग साझेदारी और उत्पादन बढ़ाने के लिए स्वायत्त प्रणाली उद्योग गठबंधन ASIA की घोषणा की। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर $500 अरब ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया। दोनों पक्षों ने वर्ष 2025 को अमेरिका भारत नागरिक अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक अग्रणी वर्ष बताया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को ले जाने के लिए AXOM यानी एक्सोम AXOM के माध्यम से नासा इसरो के प्रयास की योजना का भी जिक्र किया गया। भारत अमेरिकी पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह निसार को लॉन्च किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने पहले कार्यकाल की फोटो बुक अवर जर्नी टुगेदर की साइन की हुई पुस्तक भेंट की, जिसमें हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वाल्टज और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड और टेस्ला के CEO एलन मस्क, भारतीय अमेरिकी उद्यमी विवेक रामास्वामी से भी मुलाकात की। 26/11 के अंत की तहूर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की घोषणा की गई। अगला टॉपिक है साथियों PM मोदी की फ्रांस की यात्रा। 2 दिन की फ्रांस यात्रा पर गए थे 10 से 12 फरवरी 2025 को। अमेरिका यात्रा पर कब गए थे? 13 से 14 फरवरी 2025 को, यानी फ्रांस के बाद अमेरिका गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय वार्ता के साथ ही पेरिस में आयोजित AI कार्य शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी की। तो AI कार्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पेरिस, फ्रांस में। और सह अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के मध्य मार्सिले, फ्रांस में द्विपक्षीय तथा प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता हुई। रक्षा, असैन्य, परमाणु, अंतरिक्ष आदि मुद्दों पर बातचीत हुई। 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के लिए प्रतीक चिन्ह लोगों का शुभारंभ किया गया। असैन्य, परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, नवाचार, विज्ञान, भारत प्रशांत सतत विकास और पर्यावरण के क्षेत्र पर कई समझौते किए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संयंत्र ITER का दौरा किया। इसमें दुनिया की सबसे बड़े टोकामाकी असेंबली भी शामिल है, जहां 500 मेगावाट संयंत्र ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। भारत पिछले 2 दशकों से इस परियोजना में योगदान देने वाले 7 ITER सदस्यों में से एक है। 11 फरवरी 2025 को भारत फ्रांस CEO फोरम को भी संबोधित किया। किसने? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। दोनों नेताओं ने यानी मैक्रो और मोदी जी ने मार्सिल में मजारग्यूज युद्ध समाधि स्थल पर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। मार्सिले में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। तो मार्सिले कहाँ पर है? तो ये है फ्रांस में। कहाँ पर है? फ्रांस में। अब दोस्तों देखते हैं पेरिस में जो AI शिखर सम्मेलन हुआ था उसके बारे में। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर AI शिखर सम्मेलन का आयोजन 10 से 11 फरवरी 2025 को कहाँ पर किया गया? पेरिस, फ्रांस में। शिखर सम्मेलन की शुरुआत 6 से 7 फरवरी 2025 को विज्ञान दिवस से हुई और इसके बाद 8 से 9 फरवरी 2025 को सांस्कृतिक सप्ताहांत का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता किसने की थी? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मोदी जी ने सभी के लिए विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए AI तक पहुंच सुनिश्चित करने पर बल दिया। इससे पहले AI शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में सियोल, दक्षिण कोरिया में हुआ था तथा 2023 में UK के बेल्लेचल पार्क में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? AI एक्शन शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सामूहिक प्रगति और सार्वजनिक हित में अधिक टिकाऊ एक्शन के लिए वैज्ञानिक आधार, समाधान और मानक स्थापित करना था। फ्रांस ने AI के विकास के लिए $400 मिलियन के फाउंडेशन सपोर्ट की घोषणा की। समिट में फ्रांस के नेतृत्व में सतत AI के लिए गठबंधन लॉन्च किया गया। यूरोपीय संघ की अध्यक्षता अर्सुला वॉन डेर लेयन ने 200 बिलियन यूरो की इन्वेस्ट AI पहल की लॉन्च की। तो इन्वेस्ट AI पहल की लॉन्च किसने की? EU ने। AI शिखर सम्मेलन में संयुक्त घोषणा वक्तव्य में क्या कहा गया कि शिखर सम्मेलन में फ्रांस, चीन और भारत सहित 58 देशों ने एक संयुक्त घोषणा वक्तव्य लोगों और ग्रह के लिए समावेशी और सतत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर
हस्ताक्षर किए गए। इस समावेशी और सतत एआई घोषणा पर अमेरिका व ब्रिटेन ने हस्ताक्षर नहीं किए। किसने हस्ताक्षर नहीं किए? अमेरिका व ब्रिटेन दोनों ने हस्ताक्षर नहीं किए। अगला टॉपिक है ब्राजील ओपेक प्लस में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया है दोस्तों। इसकी पुष्टि 18 फरवरी 2025 को की गई। ब्राजील नवंबर 2025 में कोप 30 की मेजबानी करेगा। कौन से कोप 30 की? संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन की, जिसके चलते ब्राजील की पर्यावरणविदों ने आलोचना भी की। इस संगठन में ब्राजील की भागीदारी सहयोग चार्टर तक सीमित रहेगी। ब्राजील समूह की चर्चाओं में भाग लेगा, लेकिन उस पर उत्पादन में कटौती जैसे बाध्यकारी दायित्व नहीं होंगे। जुलाई 2019 में ओपेक प्लस की स्थापना की गई। ब्राजील का लक्ष्य क्या है? अपनी उत्पादन क्षमता का लाभ उठाना और वैश्विक तेल बाजार की गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है। ब्राजील विश्व के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है, जहां अपतटीय प्री सोल्ट क्षेत्रों में विशाल तेल भंडार हैं। ब्राजील सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी में भी शामिल होने के अपने निर्णय की घोषणा की। ओपेक प्लस में 12 ओपेक सदस्य तथा 10 अन्य प्रमुख तेल उत्पादक देश शामिल हैं। इसमें रूस सबसे बड़ा गैर ओपेक सदस्य है। अगला टॉपिक मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? पीएम नरेंद्र मोदी। मॉरिशस का कौन सा राष्ट्रीय दिवस होगा? 57वां। मॉरिशस के पीएम कौन है? नवीन राम गुलाम। उन्होंने अपने सदन में 21 फरवरी 2025 को यह जानकारी साझा की। पीएम मोदी ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। मॉरिशस पश्चिमी हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। मॉरिशस अपना राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च 2025 को मनाएगा। 1968 में इसी दिन यानी 12 मार्च 1968 को इन्हें ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। इससे पहले 56वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया था। अगला टॉपिक भारत ने ग्रहण की बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता। तो भारत ने मालदीव के माले में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन BOBP IGO की अध्यक्षता संभाल ली है। भारत ने BOBP IGO की अध्यक्षता मालदीव के माले में 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश के वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में फरवरी 2025 में ग्रहण की। यह कार्यक्रम उच्च स्तरीय सम्मेलन लघु मत्स्य पालन में मत्स्य प्रबंधन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण को मुख्य धारा में लाने के लिए नीति मार्गदर्शन का हिस्सा था। यह कार्यक्रम मालदीव सरकार के मत्स्य पालन और महासागर संसाधन मंत्रालय द्वारा BOBP IGO के सहयोग से लंका फिनोलू मालदीव में 20 से 22 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया। अध्यक्ष के रूप में भारत यह सुनिश्चित करेगा कि लघु मत्स्य पालन के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हो। BOBP IGO की स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? बंगाल की खाड़ी में छोटे पैमानों के कारीगर मछुआरों की आजीविका के अवसरों को बढ़ाना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में सदस्य देशों की सहायता करना है। अगला टॉपिक है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक। शीर्षक है इसका 2024 भ्रष्टाचार धारण सूचकांक। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। जारी की है 11 फरवरी 2025 को। पहला स्थान है डेनमार्क का। भारत का स्थान कौन सा है? 96वां स्थान है। टोटल 180 देशों का अध्ययन किया गया। रैंकिंग 0 से 100 के पैमाने पर प्रदान की गई। 0 का अर्थ है पूर्ण भ्रष्टाचार, 100 का अर्थ है यानी भ्रष्टाचार मुक्त। डेनमार्क लगातार 5वें वर्ष सबसे कम भ्रष्ट देशों के रूप में शीर्ष स्थान पर रहा। सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश के रूप में दक्षिणी सूडान को स्थान मिला। डेनमार्क का स्कोर रहा 90। 2 नंबर पर रहा फिनलैंड। भूटान रहा 18 नंबर पर। चीन रहा 76 नंबर पर। नेपाल 107 नंबर पर। श्रीलंका 121 नंबर पर। पाकिस्तान 135वें स्थान पर। बांग्लादेश 151वें स्थान पर। अफगानिस्तान 165वें स्थान पर। म्यांमार 168वें स्थान पर और भारत 96वें स्थान पर। तो भूटान और चीन दोनों की रैंक भारत से ऊपर है।
भूटान की 18, चीन की 76वीं और भारत की 96वीं। दक्षिणी सूडान की रैंक 180वीं है, स्कोर आया है 8। इसके बाद में सोमालिया की 189 है, स्कोर है 9। भारत 38 के स्कोर के साथ 96वें पायदान पर है 180 देशों में, जबकि 2023 में भारत का स्कोर 39 था और रैंकिंग थी 93। अगला टॉपिक, अमेरिका ने यूएनएचआरसी से बाहर होने की घोषणा की है। यूएनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की और इस पर फरवरी 2025 में हस्ताक्षर कर दिए। 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप यूएनएचआरसी से हट गए थे, किंतु 2021 में जो बाइडेन ने वापस शामिल होने का निर्णय लिया था। इसी के साथ फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के लिए वित्त पोषण के निलंबन को बरकरार रखने की पुष्टि की गई। इजराइल और अमेरिका ने मानवाधिकार परिषद पर इजराइल को गलत तरीके से निशाना बनाने और बदनाम करने का आरोप लगाया। अमेरिका यूएनआरएडब्ल्यू यानी फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए सबसे बड़ा वित्त पोषण करता था। बाइडेन ने जनवरी 2024 से मार्च 2025 तक फंडिंग रोक दी और ट्रंप ने इसे कंटिन्यू करने का फैसला लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से भी अमेरिका को अलग करने संबंधी घोषणा का आदेश जारी कर चुके हैं। अगला टॉपिक, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 किसने जारी किया है? एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक है जर्मन वाच, इसने लॉन्च किया है जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 यानी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2025 फरवरी 2025 में जारी किया। सूचकांक में विभिन्न देशों को उनके द्वारा झेली गई चरम मौसमी घटनाओं के आधार पर रैंक किया गया। 6 प्रमुख संकेतांक थे। इसमें बताया गया 1993 से 2022 की अवधि में 7,65,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 4.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। किसके कारण? बाढ़, सूखे, जनजावत के कारण, और इससे विस्थापन भी हुआ। चीन, भारत और फिलीपींस जैसे देश मुख्य रूप से बार बार होने वाली चरम घटनाओं से प्रभावित हुए। सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों में डोमिनिका, होंडुरास, म्यांमार, वानुअतु आदि हैं। भारत को बार बार और असामान्य रूप से तीव्र गर्मी का भी सामना करना पड़ा, जिससे 1998, 2002, 2003 और 2015 में मौतें हुई। वर्ष 2022 में सर्वाधिक प्रभावित 5 देश हैं: पाकिस्तान, बेलीज, इटली, ग्रीस और स्पेन। यानी टॉप पर पाकिस्तान 2022 में सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। 1993 से 2022 की अवधि में सर्वाधिक प्रभावित देश में पहला स्थान डोमिनिका का है, दूसरा स्थान चाइना का है, तीसरा होंडुरास का, चौथा म्यांमार का और पांचवा इटली का। भारत वर्ष 1993 से 2022 की अवधि में सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में 6ठे स्थान पर रहा। अगला टॉपिक, रक्षा बजट के बारे में। इसमें बताया है कि विश्व का रक्षा बजट 2.46 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है और इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2023 में कितना था? 2.24 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। अब कितना हो गया? 2.46 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यह आंकड़ा अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान यानी IISS की वर्ष 2025 के लिए फरवरी 2025 में जारी रिपोर्ट में किया गया। अब रक्षा व्यय वैश्विक GDP का 1.9% हो गया है। 2022 में 1.6% था, बढ़कर 2023 में 1.8% हो गया। अब बढ़कर कितना हो गया? 1.9%। विश्व रक्षा व्यय में सर्वाधिक हिस्सेदारी अमेरिका की है, 62.3% की। अमेरिका की सर्वाधिक हिस्सेदारी, इसके बाद चीन की 18.6% और तीसरे स्थान पर रूस की 8.8% है। 2025 में सर्वाधिक रक्षा बजट मामले में 10 देश ये सारणी में दिए गए हैं। 1 नंबर पर अमेरिका, 2 नंबर पर चीन, 3 नंबर पर रूस, 4 नंबर पर भारत, 5 नंबर पर सऊदी अरब। भारत का कितना है? 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर। रसिया का 126 बिलियन अमेरिकी डॉलर। चीन का 266.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अमेरिका का 895 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये रक्षा बजट है।
अगला टॉपिक, फोर्ब्स ने जारी की विश्व के सबसे अमीर महिलाओं की वार्षिक सूची। ये क्या है? अमेरिकी पत्रिका है और यह सूची 17 फरवरी 2025 को जारी की गई। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रही? वॉलमार्ट के संस्थापक सैम वाल्टन की पुत्री एलिस वाल्टन 112.5 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ शीर्ष स्थान पर रही। इस सूची में भारत की सावित्री जिंदल भी शामिल है, जो टॉप 10 दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में शामिल है, जो JSW ग्रुप की अध्यक्ष हैं। वह 32.3 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ 7वें स्थान पर हैं। विश्व की इन सबसे धनी महिलाओं की सामूहिक रूप से कुल संपत्ति 500 बिलियन डॉलर से अधिक है। साथियों, 10 विश्व की सर्वाधिक अमीर महिलाओं की सूची देखें तो ये इस प्रकार से है। 1 नंबर पर एलिस वाल्टन, वॉलमार्ट से इनको रेवेन्यू आता है। और भारत की 7 नंबर पर सावित्री जिंदल, जो JSW ग्रुप से संबंधित हैं। फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2024 के अनुसार पिछले वर्ष वैश्विक अरबपतियों की आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी 13.3% थी। अगला टॉपिक, भारत और नेपाल के मध्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में MOU हुआ है। कब? 18 फरवरी 2025 को। किसने किया है? भारत के CSIR ने और नेपाल के NAST ने। अगला टॉपिक, भारत और मलेशिया रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत। यह निर्णय दोस्तों 19 फरवरी 2025 को कुआलालंपुर में आयोजित मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति MIDCOM की 13वीं बैठक में लिया गया। रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा, बहुपक्षीय संबंधों में गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा खतरे से निपटने के लिए एक संयुक्त पक्ष समूह बनाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति में तय SU-30 फोरम की स्थापना के विषय पर अंतिम रूप तैयार करने के संदर्भ में भी अपनी शर्तों को एक दूसरे को बताया। दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच घनिष्ठ सहयोग की संभावना हो सकती है और इससे SU-30 के रख रखाव में विशेषज्ञता और सर्वोत्तम तौर तरीकों का आदान प्रदान किया जा सकता है। अगला टॉपिक, सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यह सूची स्पोर्टिका द्वारा जारी की गई और बताया गया वर्ष 2024 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट हैं। यह सूची फरवरी 2025 में जारी की गई। रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? पुर्तगाल से। कुल कमाई कितनी है? 260 मिलियन डॉलर। सर्वाधिक कमाई करने वाले 5 शीर्ष खिलाड़ी में 1 नंबर पर रोनाल्डो फुटबॉल से संबंधित हैं, 260 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाई है। इसके बाद में स्टीफन करी बास्केटबॉल से, फिर टायसन फ्यूरी बॉक्सिंग से, फिर लियोनेल मेसी फुटबॉल से, इसके बाद में लेब्रॉन जेम्स बास्केटबॉल से। अगला टॉपिक, चीन बनाएगा दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में अंतरिक्ष स्टेशन। चीन ने इस हेतु मंजूरी प्रदान कर दी है। 2030 तक शुरू होगा। इसे डीप सी स्पेस स्टेशन भी कहा जा रहा है। यह एक कोल्ड शिप इकोसिस्टम रिसर्च फैसिलिटी वाला होगा, जो समुद्र तल से 2000 मीटर की गहराई में स्थित होगा, जो 6 वैज्ञानिकों को 1 महीने तक चलने वाले मिशन के लिए समायोजित कर सकेगा। यह सबसे गहरी और तकनीकी रूप से जटिल अंडर वाटर इंस्टॉलेशन में से एक होगी। चीन के इस गहरे समुद्र अंतरिक्ष स्टेशन में ड्रिलिंग जहाज मेंगजियांग भी शामिल होगा, जिसका लक्ष्य पृथ्वी के आवरण तक पहुंचना होगा। ऐसा संभव होने पर USA और सोवियत संघ के बाद चीन गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने वाला और संचालित करने वाला विश्व का तीसरा देश बन जाएगा। तो 2 देश पहले से हैं, USA और सोवियत संघ, और तीसरा हो जाएगा चाइना। अब देखते हैं दोस्तों 2 क्वेश्चन। अमेरिका के बाद किस दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है? कब? फरवरी 2025 में। तो सही उत्तर होगा अर्जेंटीना ने। अगला प्रश्न, किस मध्य अमेरिकी देश ने आधिकारिक रूप से चीन की BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? सही उत्तर होगा पनामा। साथियों, मार्च 2025 के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे हम राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।